पूस का महीना है। बर्फीली ठंडी हवाएं शरीर को चीरती हुई हड्डियों तक चुभ रही हैं। आसमान में बादलों का पहरा इतना घना है कि सूरज ढलने से पहले ही चारों तरफ गहरा अंधेरा पसर गया है। गजोधर और कामते अपनी बैलगाड़ी पर लदे खाली टोकरों के साथ बाजार से सब्जियां बेचकर घर लौट रहे थे। कामते बैलों को हाँक रहा था, जबकि गजोधर गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठा था। कामते, आज मंडी में गोभी के जो दाम मिले उससे तो बैलों के चारे का खर्चा भी मुश्किल से निकलेगा। शहर वाले हमारी मेहनत को कौड़ियों के भाव तौलते हैं और यहाँ हमारी हड्डियां गल रही हैं। सच कहते हो गजोधर, गांव की हालत भी तो देखो। अब गांव जैसा रहा ही कहाँ। पिछली बारिश में सुखू का छप्पर गिर गया, बेचारा आज भी पन्नी तानकर सो रहा है। सरकार की सड़कें कागजों पर तो बन गई, पर इस कीचड़ और गड्ढों वाली सड़क पर हमारे बैल भी बूढ़े हो चले हैं। दूर दूर तक केवल सूखे और वीरान खेत नजर आ रहे थे, जिनके बीच से एक कच्ची सड़क गुजरती है। उस सन्नाटे को चीरती हुई बैलों के गले में बंधी घंटियों की टुन टुन किसी मधुर संगीत जैसी नहीं, बल्कि किसी आने वाले खतरे की चेतावनी जैसी सुनाई दे रही है। कामते सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे गांव की यही दशा है। देख ले हरखू को, बेचारे ने पूरी जमा पूंजी लगाकर इस बार गन्ने की फसल खद्दी की थी। सोचा था कि चीनी मिल से जो पैसा आएगा उससे बेटे की पढ़ाई करवाएगा, पर लाल धन की बीमारी ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आधे से ज्यादा गन्ना तो खेत में ही सूख कर लकड़ी हो गया। हाँ गजोधर, हरखू भाई की तो कमर ही टूट गई, और वो रामदीन बेचारे का गन्ना इतना ऊंचा और शानदार खड्डा था, पर आवारा पशुओं और नीलगायों ने रातों रात उजाड़ दह दिया। अब इस कड़ाके की ठंड में न रात को रखवाली करने का दम बचा है और न ही खेतों को घेरने का पैसा। गन्ने की जो पोरियां कभी रस से भरी होती थीं, आज वो सूखे डंडे की तरह हो गए हैं। उनकी बातें जैसे ही थमी, मौसम ने एक और करवट ली। ठंडी बूंदाबांदी जो अब तक केवल चुभ रही थी, अचानक बर्फीली फुहारों में बदल गई। आसमान में काले बादलों का हुजूम इस कदर उमड़ा कि जो थोड़ी बहुत धुंधली रोशनी थी वह भी पूरी तरह दम तोड़ गई। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तार तार कर दिया। दूर कहीं सियार के रोने की आवाज आई, जो मौसम को और भी डरावना बना रही थी। कामते मामला हाथ से निकलता जा रहा है। मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है और ये बैल भी इस बारिश में पूरी तरह थक चुके हैं। उनकी टांगें कांप रही हैं। मुझे डर है कि हम आज रात अपने गांव नहीं पहुंच पाएंगे। गजोधर चाचा, आप ठीक कह रहे हो। इन बैलों का दम फूल रहा है और सड़क भी अब दिखाई नहीं दे रही। हमें जल्द से जल्द कहीं रुकना चाहिए। इस बरसात और आसमानी बिजली के बीच हम और आगे नहीं जा सकते। कहीं ये बैल बिधक गए तो हम सीधे खाई में जाएंगे। हाँ कामते, हमें जल्द से जल्द रुकने का कोई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। पर इस सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा। बस ये सुनसान जंगल और खेत हैं। यहाँ रुकने का मतलब है इस डरावने सन्नाटे के बीच पूरी रात काटना। जैसे ही बैलगाड़ी सड़क के एक तीखे मोड़ से मुड़ी, बादलों की गड़गड़ाहट अचानक शांत हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उनके सामने का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां न बारिश की एक बूंद गिर रही थी, न हवा में वो बर्फीली ठंड थी। वहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां की गलियां सुनसान थीं और कुछ घरों से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। कामते, ये देख, पीछे तो जैसे प्रलय आ रही है, पर यहाँ की जमीन सूखी क्यों है? और ये कौन सा गांव है?
मैं तो इस रास्ते से दसियों बार गुजरा हूं। यहाँ तो कोसों तक कोई बस्ती नहीं थी। चचा, ये जगह सामान्य नहीं लग रही। देखो, वहां पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, पर उनके कपड़ों पर न बारिश का पानी है और न ही वे ठंड से कांप रहे हैं। यहाँ का मौसम तो बहुत गर्म है। और तुम ठीक कह रहे हो, हमें कहीं रुकना तो था ही, पर ये गांव देख, वहां चौपाल पर बैठे लोग हमें देख रहे हैं, पर उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं है। चलो पूछकर देखते हैं कि ये कौन सी जगह है। वे जैसे ही गांव की सीमा के भीतर घुसे, एक अजीब सी खामोशी उनके कानों को फटने जैसा दर्द देने लगी। वहां के लोग, उनके चेहरों पर न कोई शिकन थी और न ही वे आपस में बात कर रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां न कोई कुत्ता भौंक रहा था और न ही किसी इंसान की आवाज आ रही थी। भैया, राम राम। हम राह भटक गए हैं। पीछे बहुत भीषण बरसात और बिजली गिर रही है, पर आपके यहाँ तो बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही। ये कौन सा गांव है? हमने पहले कभी इसे यहाँ नहीं देखा। यहाँ उसी को दिखता है जो अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर चुका होता है। बारिश और बिजली, वो सब तो बहुत पीछे छूट गया बेटा। यहाँ सिर्फ ठहराव है। ठहराव? मैं समझा नहीं। और ये गांव इतना चुप क्यों है? न किसी इंसान के बात करने की आवाज और न ही किसी जानवर की आवाज। किसी के चूल्हे से धुआं नहीं निकल रहा। और आप लोगों को ठंड नहीं लग रही? पूस की हवा हड्डियां गला रही है। ठंड उन्हें लगती है जिनका लहू गर्म हो। हमारा लहू तो बरसों पहले इसी मिट्टी ने सोख लिया था। और चूल्हा? यहां पेट की आग नहीं, रूह की प्यास बुझाई जाती है। चचा, गजोधर चचा, इनकी बातें सुनिए। ये क्या कह रहे हैं? भैया, हमें बस इतना बता दो कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। हमें अपने घर जाना है। घर? एक बार जो इस गांव की सीमा लांघ ले, उसका घर यहीं बन जाता है। अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। बूढ़े आदमी की आवाज में न तो कोई भावना थी और न ही कोई उतार चढ़ाव। गजोधर और कामते उसे देख तो रहे थे, पर उनके दिमाग जैसे सुन्न पड़ चुके थे। बूढ़ा कह रहा था कि यहां उसी को दिखता है जो जिंदगी का सफर खत्म कर चुका होता है, पर क्या वह मौत की बात कर रहा था या इस गांव के किसी श्राप की? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस गांव में मौसम का असर क्यों नहीं है। न तो वहां हवा चल रही थी और न ही आसमान के बादल अपनी जगह से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो समय की सुई यहां आकर अटक गई हो। कामते, बहुत हो गया। अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ का माहौल सही नहीं लग रहा। ये लोग, ये रोशनी, ये सन्नाटा, सब कुछ जैसे हमारा गला घोंट रहा है। हमें अब आगे चलना ही होगा, चाहे जो हो जाए। हाँ चचा, चलते हैं। यहाँ की हवा में सांस लेना भी भारी लग रहा है। कामते ने बैलों को हाँका और वे गांव की उन अजीबोगरीब गलियों से होते हुए अंतिम छोर की ओर बढ़ने लगे। चबूतरे पर बैठे लोग अब इंसान नहीं, कंकाल बन चुके थे और जोर जोर से हंस रहे थे। चिंगालाला हु हु, चिंगालाला हु हु, चिंगालाला हु हु, चिंगालाला हु हु, चिंगालाला हु हु। तभी गांव की आखिरी सीमा पर
एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसकी मध्यम रोशनी उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर पड़ रही थी। कहाँ जाओगे इस कयामत की रात में? बाहर का रास्ता अब रास्ता नहीं रहा, मौत की खंदक बन चुका है। आसमान का कहर अभी और बरसेगा। बाबा, हम राहगीर हैं। गांव पहुंचना था पर रास्ता भटक गए। क्या आप हमें आगे का मार्ग बता सकते हैं? आगे सिर्फ अंधेरा और सुनसान जंगल हैं, जो रात को और भी डरावने हो जाते हैं। भूत पिशाच छलावे इन जंगलों में घूमते रहते हैं। आज की रात यहीं काट लो, मेरा घर पास ही है, सुरक्षित रहोगे। गजोधर और कामते ने एक दूसरे की ओर देखा। बाहर फिर से बादलों के गरजने और बिजली खड़कने की आवाजें आने लगी थीं। उस भयानक जंगल और रास्तों के डर से बेहतर उन्हें इस बूढ़े का साथ लगा। वे नहीं जानते थे कि वे गांव के सन्नाटे से निकलकर एक बंद कोठरी के रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। गजोधर, क्या हमें इस बूढ़े आदमी की बात मान लेनी चाहिए? क्या इसके साथ जाना सही होगा? ज्यादा मत सोच। इस बूढ़े बाबा के साथ जाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बाबा, आज की रात हमें पनाह दे दीजिए। बूढ़ा आदमी आगे आगे चलने लगा। उसकी लालटेन की रोशनी में उनकी परछाइयां जमीन पर बहुत लंबी और टेढ़ी मेढ़ी बन रही थीं। गजोधर और कामते उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर में वे लोग एक झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। झोपड़ी के अंदर एक कोने में चूल्हा जल रहा था। चूल्हे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो बड़े ध्यान से मिट्टी की हांडी में खाना बना रही थी। उसके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां आग की रोशनी में और भी गहरी नजर आ रही थीं। डरो मत, यह मेरी पत्नी है। बहुत दिनों बाद आज घर में कोई मेहमान आए हैं। बैठो बेटा, थक गए होगे। बाहर का मौसम तो आज जान लेने पर उतारू है। बस खाना तैयार ही है। जी माता जी, बहुत शुक्रिया। हम बस सुबह होने का इंतजार करेंगे, फिर अपने गांव चले जाएंगे। देख कामते, तू खामखा डर रहा था। यहाँ तो सब सामान्य लग रहा है। गजोधर और कामते एक चटाई पर बैठ गए, लेकिन तभी कामते की नजर कमरे के उस दूसरे छोर पर पड़ी, जहां एक रहस्यमयी बंद कोठरी थी। बाहर से वो बहुत डरावनी लग रही थी। बूढ़ी औरत ने अचानक खाना चलाना बंद किया और सीधे कामते की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं। तुम लोग इस जंगल के रास्तों में कैसे भटक गए? खैर, अब आ ही गए हो तो पहले पेट भर लो। मैं तुम लोगों को खाना लगा देती हूँ। चुपचाप खाकर यहीं सो जाओ। रात बहुत काली है, बाहर कदम भी मत निकालना। उसने थालियों में गर्मा गर्म रोटियां और साग परोसा। खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई।
भूख के मारे गजोधर और कामते का बुरा हाल था, इसलिए उन्होंने बिना देर किए खाना शुरू कर दिया। वाह माता जी, ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमें इस तूफान में सहारा दिया। सहारा तो ऊपर वाला देता है बेटा, हम तो बस जरिया हैं। बस याद रखना, खाना खाकर तुरंत सो जाना। रात को अगर आंगन में कोई हलचल हो या किसी के चलने की आवाज आए तो खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश मत करना। पर बाबा, ऐसा क्यों? क्या यहाँ जंगली जानवरों का डर है? जानवर तो मासूम होते हैं बेटा। डर तो उनका होता है जो न जिंदा हैं और न ही पूरी तरह खत्म हुए हैं। खाना खाते समय कामते और गजोधर के बीच एक भारी सन्नाटा था। हालांकि खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उन दोनों बुजुर्गों की बातें और उनका व्यवहार मन में एक अनजाना खौफ पैदा कर रहा था। उनको देखकर तो लग रहा था वो इंसान ही हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं हैं। गजोधर, क्या तूने ध्यान दिया? इन लोगों की परछाई दीवार पर नहीं बन रही है, और गौर से देख, वो बूढ़ी औरत बिना पलकें झपकाए हमें ही देख रही है। मुझे ये लोग सामान्य नहीं लग रहे। चुप कर कामते, खाना खा और सोने का नाटक कर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इनकी आंखें, उनमें इंसानों जैसी चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सा धुंधलापन है। खाना खत्म हो गया हो तो ये चटाई बिछा लो, नींद गहरी आएगी, इतनी गहरी कि शायद सुबह की सूरज की रोशनी भी तुम्हें न जगा पाए। उसकी यह बात सुनकर उन दोनों का शरीर डर से कांपने लगा, मानो उनका खून जम सा गया हो। पर उन्होंने अपने आप को संभाला। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर वहीं सोने का नाटक करने लगे। तभी उन्हें कुछ खुरचने की आवाज आई। गजोधर उठकर बैठ गया और उस बंद कमरे की तरफ देखकर कामते से बोला, कामते, कामते, तू जाग रहा है ना? देख इस कमरे में, मुझे लगता है कोई और भी है। उस बंद कोठरी की तरफ देख, वहां कुछ हलचल हो रही है। हाँ चचा, मैंने इसे पहले ही देखा था। ये कोठरी बहुत अजीब लग रही थी। क्या इसे हमें खोलकर देखना चाहिए? कमरे में पसरा सन्नाटा अब और भी भारी महसूस हो रहा था। कोठरी के पुराने लकड़ी के दरवाजे से रह रहकर किसी चीज के खुरचने की आवाज आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर तो था, पर उस रहस्य को जानने की बेचैनी भी थी। दबे पांव चलते हुए दोनों उस भारी और जंग लगे दरवाजे के पास पहुंचे। कामते ने कांपते हाथों से कुंडी पकड़ी और उसे एक झटके में खींच दिया। चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर का नजारा बहुत ही भयावह था, जिसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, गजोधर! अरे मोरी मैया, ये सब क्या है? कंकाल। यहाँ तो चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। देख कामते, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर ने इन्हें नोच नोच कर यहाँ फेंक दिया हो। कोठरी का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फर्श पर इंसानी और जानवरों के कंकाल एक ढेढ़र की तरह पड़े थे। हड्डियों पर दांतों के निशान साफ नजर आ रहे थे
जैसे किसी ने उन्हें चबाकर बेदर्दी से वहां फेंक दिया हो। कुछ खोपड़ियां दीवार की तरफ मुड़ी हुई थीं, जैसे मरने से पहले वो किसी चीज से बचने की नाकाम कोशिश कर रही हो। कामते, मुझे नहीं लगता कि यह काम किसी जानवर का है। यह जगह शापित है। भाग यहां से। हाँ गजोधर, तू सही कह रहा है। हमें यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहिए। ये हड्डियां, ये कोई मामूली मौत नहीं है। यहाँ कोई चीज है जो जिंदा इंसानों को खा रही है। चल, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जल्दी कर, इससे पहले कि वो चीज वापस आ जाए जिसने इनका ये हाल किया है। तभी अचानक पास के कमरे से कुछ बदबदाहट की आवाज आई। कामते और गजोधर ने जाकर देखा तो उनके पैर वहीं जम गए। उनकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उनके रोंगटे खड्डे कर दिए। कमरे के बीचों बीच 2 कंकाल खड़े थे। वे वही बुजुर्ग थे जो अब अपने असली रूप में आ चुके थे। वे बेजान नहीं थे, बल्कि उनके जबड़े हिल रहे थे और वे आपस में किसी बात पर उलझे हुए थे। नहीं, इस बार मेरी बारी है। पिछली बार तूने उस मुसाफिर का कलेजा पहले खाया था। इस बार इन ताजा इंसानों का मांस मैं खाऊंगा। चुप कर, तुझे पता है मेरी भूख तुझसे ज्यादा है। जो पहले झपटेगा शिकार उसी का होगा। देख, उनकी महक करीब आ रही है। तुझे पता भी है इंसानों को कितनी मुश्किल से अपने जाल में फंसाया है। इस बार तो पहले मैं ही खाऊंगा। नहीं, पहले मैं खाऊंगी। बहुत दिन हो गया इंसानों का खून पिए। आज तो मजा आ जाएगा। आज ना छोड़ेंगे इन्हें। यह सुनते ही कामते और गजोधर के होश उड़ टेच गए। उन्हें समझ आ गया कि वे यहां शिकार बनने वाले हैं। गजोधर ने कामते की ओर देखा। वे दोनों अपनी सांसें रोककर और अपनी बैलगाड़ी की तरफ तेजी से भाग। जल्दी कर कामते, बैलों को हाँक, इससे पहले कि वे हड्डियां हमारे पीछे आ जाए। कामते ने कांपते हाथों से बैलों की रस्सी खींची और गाड़ी को सरपट दौड़ा दिया। पीछे मुड़ कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बस कानों में उन कंकालों की वो भयानक बहस अभी भी गूंज रही थी। बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। पहियों की चरमराहट और बैलों की चीख और उनके गले में बंधी घंटियों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। लेकिन कामते और गजोधर के दिल की धड़कनें उन घंटियों से भी तेज थीं। गजोधर, आज बच गए तो समझो नया जन्म मिला। पर एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मैं मर जाऊंगा, पर इस रास्ते से कभी वापस नहीं आऊंगा। यह रास्ता इंसानों के लिए नहीं, शैतानों के लिए है। गजोधर ने हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे मुड़कर उस काली झाड़ियों और धुंध से भरी सड़क को देखा। पीछे दूर दूर तक केवल पेड़ों के साए थे और गांव का वो काला ढांचा अब धुंध में ओझल हो रहा था। रात की वह धुंध, जिसमें केवल पेड़ों के डरावने साए और अनजाना डर था, अब सूरज की सुनहरी रोशनी में धुल चुकी थी। ओस की बूंदों पर जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो वे किसी कीमती मोती की तरह चमक उठीं। उन्हें महसूस हुआ कि वे न केवल उस जंगल से बाहर आए हैं, बल्कि मौत के जबड़े से सुरक्षित निकल आए हैं।